press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एक नाभिक द्वारा आवेशित कणों का कूलाम प्रकीर्णन या रदरफोर्ड प्रकीर्णन। बीएससी थर्ड ईयर्स का ये टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये टॉपिक है और सबसे पहली यूनिट का ये टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वो पूरे बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है, 5-4 बार आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 5-5 नंबर का क्वेश्चन, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प ये करता है नाभिक और परमाणु की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में, और काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित ये प्रयोग था रदरफोर्ड का। तो इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इससे पहले थॉमसन ने इनके बारे में क्या बताया था। थॉमसन ने ये कहा था कि जो परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है और 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे आयतन में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग धसे रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने फिर एक प्रयोग किया इस बात की पुष्टि करने के लिए। तो उन्होंने एक पन्नी ली धातु की और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। रेडियो एक्टिव विकिरण से जो अल्फा कण प्राप्त होते हैं, 2 हीलियम 4 जिसे हम कहते हैं, उनकी बौछार करवाई। तो देखा कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को उन्होंने नाम दिया था प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। यही आगे चल के रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला बना। तो उन्होंने ये देखा कि यदि थॉमसन का मॉडल सही होता तो अल्फा कण का प्रकीर्णन है वो 1 डिग्री से भी कम कोण पे होना चाहिए था, क्योंकि वो पूरा धनावेशित था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे इस प्रैक्टिकल को और बढ़ाया, और गाइगर और मार्शडेन जो उसके 2 शिष्य थे, उनकी हेल्प से उन्होंने इस धातु की पन्नी की जगह गोल्ड की पन्नी ली, सोने की पन्नी ली, जो अधिक घनताओं की थी। और उन पर जब अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो है वो अपने पूर्व मार्ग की दिशा में सीधे ही चले गए। कुछ बिल्कुल छोटे कोण पर प्रकीर्णित हो गए, कुछ बहुत ज्यादा कोण पर प्रकीर्णित हो गए। तो सैद्धांतिक तौर पर इस बात को व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया कि भाई किस प्रकार से हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो प्रकीर्णन करने वाले परमाणु जो है ना, वो जब धनात्मक आवेश में बहुत कम स्थान पर केंद्रित हो, तभी उनमें क्या होता है, प्रकीर्णन होता है अल्फा कणों के साथ, तभी संभव हो सकता है। बाकी कण तो सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब वहां धनावेश तो नहीं है। अगर वहां भी धनावेशित होता तो क्या होता, तो अल्फा कण प्रकीर्णित होते, लेकिन अल्फा कण तो सीधे निकल गए, बिल्कुल एक छोटे से एरिया के अंदर ही वो प्रकीर्णित हुए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इस पूरे आयतन में धनावेश न होकर छोटी सी जगह में धनावेश है। उसको उन्होंने नाम दिया था नाभिक, और ये माना कि समस्त धनावेश परमाणु का और द्रव्यमान उस नाभिक के अंदर ही है, और उस नाभिक की त्रिज्या बताई लगभग 10⁻⁻15 मीटर, जिसे आप फर्मी कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसके बारे में बताई। फिर इनका प्रकीर्णन सूत्र हम ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले इनकी जो बातें इन्होंने मानी इस चीज को करने के लिए, वो बातें हमें जानना जरूरी है। नंबर 1 बात यह है कि धनावेश जो है सारा वो नाभिक के अंदर ही होता है, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक है वो इतना भारी होता है कि अगर अल्फा कणों की उनसे टक्कर होती है नाभिक से, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रकीर्णन जो है वो केवल अल्फा कणों नाभिक के प्रतिकर्षी कूलाम अनोन्य क्रिया के कारण होता है। कूलाम अनोन्य क्रिया का मतलब अल्फा कण भी आवेशित है, धनावेशित है, 2 हीलियम 4, और नाभिक के पास भी धनावेश है, दोनों समान आवेश है, उनमें प्रतिकर्षण होगा। और जब आवेशों में किसी प्रकार का फोर्स लगता है तो उसे कूलाम नियम की सहायता से बताया जाता है, इसलिए इसे कूलाम प्रकीर्णन भी कहते हैं, और रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने इसे बताया था तो इसे रदरफोर्ड प्रकीर्णन भी कहते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है कि नाभिक और अल्फा कण वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, बिंदु मात्र होते हैं। तो तीसरे पॉइंट से हम इनका एक फोर्स निकाल सकते हैं कि यदि इनमें कूलाम अनोन्य क्रिया होती है तो इनमें आपस में फोर्स भी तो लगता होगा। वो फोर्स का फॉर्मूला हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, आवेश है, उनके बीच की R डिस्टेंस होती है, तो उनमें लगने वाला फोर्स है वो कूलाम ने इस प्रकार से बताया था। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जो कि
निर्वात या हवा के लिए बताया जाता है। तो परमाणु का क्रमांक Z है और इसका आवेश हो जाएगा Ze और 2 हीलियम 4 का आवेश हो जाएगा 2e। तो Q1 Q2 की जगह हम रखेंगे तो F बराबर आ जाएगा यहाँ पर KZe.2e/r² और 2 आगे लिख देंगे Ze²/r²। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये जो 1/r² है जो दूरी पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है ये फोर्स, तो इस वजह से जो अल्फा कण का जो मार्ग होगा वो अति परवलयाकार होगा, इसी वजह से इसमें प्रकीर्णन होगा। अब हम जो प्रकीर्णन जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है उसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं, और ये जो अल्फा कण है वो नाभिक से कितनी दूरी से एक प्रकीर्णित होता है, यानी उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं संघट्ट प्राचल, इम्पैक्ट पैरामीटर। इन दोनों में पहले अपने रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब ये रिलेशन हम निकाल देंगे तब हमें ये पता लग जाएगा कि वो प्रकीर्णन जो है कितने डिग्री पर होगा, कितनी एंगल पर प्रकीर्णन होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री या कुछ और। तो ये बातें हमें पता लग जाएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर और अपने स्कैटरिंग एंगल के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो अब है प्रकीर्णन कोण व संघट्ट प्राचल में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। पहले इस डायग्राम को देखिए, ये अल्फा कण है, यहाँ पे जो मैंने बिंदु दिखाया ये P1 संवेग से यानी P1 मोमेंटम से इधर आ रहा है नाभिक के पास। यहाँ पे मान लो नाभिक है, नाभिक से टकराने से पहले ये विक्षेपित हो जाता है, P2 संवेग के साथ चला जाता है, यानी इसमें पैदा होता है थीटा एंगल, प्रकीर्णन कोण। अगर अब जैसे इसने इसको दूर कर दिया, दूर चला गया ये, अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता, यानी कि अगर ये अपने इस मार्ग पर नहीं जाता, विचलित नहीं होता, तो ये डायरेक्ट नाभिक के बिल्कुल क्लोज से गुजरता है ना। तो ये जो नीचे वाले डैश लाइन दिखाई गई है, ये लाइन इसके जस्ट ऊपर ही है, लेकिन एक के ऊपर दूसरी हम दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने नीचे दिखाया कि ये जो डिस्टेंस मिली आपको, जितने एंगल से ये विक्षेपित हुआ, जो नाभिक से जितनी दूरी से ये चला गया, ये दूरी क्या कहलाती है, संघट्ट प्राचल कहलाती है। अगर ये दूरी b, इसे b से डिनोट करते हैं, अगर ये दूरी b होती तो ये जो अल्फा कण है वो नाभिक के बिल्कुल पास से गुजरता। तो संघट्ट प्राचल b क्या होती है, b वह दूरी है कि यदि ये शून्य हो जाए तो अल्फा कण नाभिक के निकट से गुजरेगा, लेकिन ये शून्य नहीं होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है और ये इस थीटा एंगल पर डिपेंड करती है। प्रकीर्णन कोण थीटा क्या होता है, प्रकीर्णन कोण थीटा होता है कि थीटा वो कोण है जिससे अल्फा कण जो है पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाता है, अपना जो मूल पथ है, जिस पथ पे वो आ रहा है उसको छोड़ के वो अलग दिशा में चला जाता है। और ये जो पथ इसका होगा वो अति परवलयाकार होता है, सरलरेखीय पथ नहीं होता। अपना जो पहले सरलरेखीय पथ जो उसका है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसको छोड़ के ये अति परवलयाकार पर मुड़ जाता है। तो अल्फा कण का जो अंतिम संवेग है P2 वेक्टर, वो अल्फा कण का जो प्रारंभिक संवेग है P1 वेक्टर उसके बराबर होगा, क्योंकि नाभिक जो है वो स्थिर है और काफी भारी माना गया है, तो इसमें संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग होगा, इसकी गतिज ऊर्जाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो हमें अब P1 वेक्टर और P2 वेक्टर की वैल्यूज ज्ञात करनी होंगी, फिर हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारी कंडीशन है ये, P1 वेक्टर संवेग से अल्फा कण आ रहा है, P2 वेक्टर संवेग के साथ वो क्या हो जाता है, थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस डायग्राम को हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हमें संवेग का अंतर ज्ञात करना हो, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना हो। P2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, P1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों में थीटा का प्रकीर्णन कोण है, तो इनका जो परिणामी दिखाएगा डेल P वेक्टर, वो इन संवेग में परिवर्तन को बताएगा। मैंने अब क्या किया कि इसको बिल्कुल हाफ से डिवाइड कर दिया, यानी इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये टोटल थीटा था, ये आधा कितना हो गया, θ/2 हो गया, और ये परपेंडिकुलर से हो गया π/2। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल देखिए, ये तो एक त्रिभुज है और इसके तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो इनके दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो इनको पक्षांतन करेंगे तो इस एंगल का मान ज्ञात करेंगे, तो आएगा π/2 माइनस θ/2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस के थीटा। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में ये ज्ञात कर सकते हैं, तो ये एंगल भी आपका 1/2 पाई माइनस थीटा ही आएगा। अब हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम, P1 बराबर P2,
बराबर एम वी। और ये तब होगा जब अल्फा कण को नाभिक से काफी दूर माना गया कि काफी दूर से ही वो प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा पास से प्रकीर्णित होगा तो संघट प्राचल बहुत नगण्य होता है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है। तो यहां से अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन कितना होगा, डेल पी वेक्टर बराबर P2 वेक्टर माइनस के P1 वेक्टर। और जब हमें परिणामी ज्ञात करना हो तो हमें लेना होता है कोज्या नियम, जिससे हम परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं। तो डेल पी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट P2 वेक्टर प्लस P1 वेक्टर स्क्वायर, सॉरी P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा। P2 की वैल्यू भी mv है, P1 की वैल्यू भी mv है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर माइनस ये mv यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m स्क्वायर v स्क्वायर cos थीटा। अब ये 2m स्क्वायर v स्क्वायर है, यहाँ भी 2m स्क्वायर v स्क्वायर है, कॉमन ले लिया मैंने 2m स्क्वायर v स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और यहाँ बचा 1 माइनस के cos थीटा। अब आप देखेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लूंगा, mv हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा को। तो यहाँ से 4 हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, और साइन स्क्वायर है तो बाहर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समीकरण 3, डेल पी बराबर 2mv साइन थीटा बाय 2। ये आ गया संवेग में परिवर्तन का परिमाण। अब हमें आवेग और संवेग में संबंध लेके इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो अब डेल पी संवेग के कारण अल्फा कण पर आवेग जो होगा वो होगा f फैक्टर dt इंटीग्रेशन और इसका मैग्नीट्यूड बराबर f cos फाई dt। ये आपका इंटीग्रेशन का निशान है, इसमें लिमिट लगेगी। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे जो ये फाई है ये इस फोर्स f और अपना जो संवेग है डेल p संवेग में परिवर्तन, उनके बीच का ये एंगल है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आवेग और संवेग में रिलेशन होता है f फैक्टर dt बराबर डेल p वेक्टर, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। यहाँ से मैग्नीट्यूड में इसको लिखूं तो ये इंटीग्रेशन का निशान f फैक्टर dt का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने ज्ञात किया था 2mv साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और अब मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ अपना ये वाली टर्म जो है, ये वाली राइट साइड वाली टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 2mv साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर इंटीग्रेशन f cos फाई dt। अब आप ये देखिए कि हमें प्रकीर्णन कोण ज्ञात करना है थीटा, और हमें v भी लेके आना है वहां पे संघट प्राचल। इस फाई का अपने पास कोई रोल नहीं है, फाई तो उसके संवेग से ही आवेग पैदा हुआ, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब हमें इस dt को पहले फाई के पदों में चेंज करना होगा और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और वो इंटीग्रेशन हमें लिमिट की सहायता से करना होगा, और लिमिट जो है हमें थीटा के पदों में चाहिए। अभी मैंने जो पीछे डायग्राम बनाया था 1/2 पाई माइनस थीटा, वो लिमिट्स मेरी यहाँ काम में आएंगी। अब मैं इस फाई, इस थीटा और अपना जो पाई माइनस थीटा है 1/2 के साथ, इन आपस में क्या रिलेशन है इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये फाई, थीटा और जो संघट प्राचल बी है उसमें ज्यामितीय संबंध को दिखाता है। अल्फा कण है, पहले आता है P1 वेक्टर संवेग के साथ, और यहां से थीटा कोण से प्रकीर्णन होके P2 वेक्टर संवेग के साथ वो चला जाता है। ये नाभिक है, ये नाभिक इस पे फोर्स अप्लाई करता है F, और इसमें संवेग में परिवर्तन इसके होता है डेल P। तो अभी हमने पीछे ज्ञात किया था कि डेल P का P वेक्टर के साथ कैसा कितना एंगल था 1/2 पाई माइनस थीटा, और F का डेल P के साथ क्या एंगल है फाई, जो अभी हमने बात की थी। उसी प्रकार से डेल P का P2 के साथ कितना एंगल था, जितना एंगल इसका था उतना ही एंगल इसका था 1/2 पाई माइनस के थीटा। ये यहाँ से अति प्रबल्य मार्ग पे चला गया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन इसके होती, यानी कि ये जो संघट प्राचल B जो आया, ये दूरी भी संघट प्राचल B है, ये दूरी भी संघट प्राचल B है, तो ये संघट प्राचल है। इस प्रकार से इन तीनों में संबंध है। हमें अब चेंज करना था dt को फाई के पदों में, तो dt बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं dt अपॉन डी फाई डॉट डी फाई, इक्वेशन नंबर 7। अब जो अपनी समीकरण थी 6 नंबर 2mv साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर इंटीग्रेशन f cos फाई, यहाँ पे था dt, तो dt की जगह लिख दिया dt अपॉन डी फाई डॉट डी फाई।
लिमिट में लगाऊंगा, देखें लिमिट जो है ऑफकोर्स फाई है, फाई एंगल है और ये संवेग में परिवर्तन के कारण आया, तो प्रारंभिक संवेग से अंतिम संवेग तक का जो टोटल एंगल जो यहाँ पे होगा वो लगेगा, जिसके कारण ये फाई प्रभावित होता है। तो माइनस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 से लेके प्लस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 तक की लिमिट यहाँ पे लग जाएगी। ऐसा करते ही थीटा प्रकीर्णन कोण के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन 8 दे देते हैं। इस इक्वेशन 8 के अंदर आप देख रहे हैं कि dt अपॉन डी फाई की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। अब ये जो आपका अल्फा कण है ये एक एंगल पे मुड़ रहा है, इसके पास एंगल है, ये एंगल कम ज्यादा भी हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे कोणीय वेग कोणीय चाल आएगी। तो कोणीय चाल या कोणीय वेग क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी कोणीय विस्थापन बटे समय, और इस फॉर्मूले में डी टी अपॉन डी फाई है, यानी कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू ज्ञात कर लें तो वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। उस ओमेगा की वैल्यू के लिए हमें लेना पड़ेगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि कूलाम नियम जहाँ पे लगता है, कूलाम नियम एक केंद्रीय बल है, संरक्षीय बल है, और केंद्रीय बल में गति करने वाला जो आवेश है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, एम वी आर बराबर कॉन्स्टेंट, और v बराबर होता है आर ओमेगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो यहां से आप v की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा आ जाएगा बराबर कॉन्स्टेंट। ये तो उस आर डिस्टेंस के लिए है। संघट प्राचल भी एक दूरी है तो इसके पदों में क्या आ जाएगा, एम वी बी, और ये भी कॉन्स्टेंट के बराबर है। दोनों संवेग संरक्षण का नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो यहां से m से m क्रॉस हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो वी बी बटे आर स्क्वायर, लेकिन ओमेगा तो डी फाई अपॉन डी टी है, हमें रखना है डी टी अपॉन डी फाई, तो इसको मैं पलट दूंगा और डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन वी बी। इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 8 में हम पुट कर देंगे। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2mv साइन थीटा बाई 2 बराबर लिमिट माइनस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 और से प्लस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 तक, और f यहाँ पे जो वैल्यू थी dt अपॉन डी फाई की वो आ गई आर स्क्वायर अपॉन वी बी कोस फाई डी फाई। अब f जो था वो कूलाम बल था जिसकी वैल्यू हमने समीकरण 1 में ज्ञात की थी 2k जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसको हम पक्षांतन करके बाहर ले लेंगे और ये अंदर रह जाएगा लिमिट और कोस फाई डी फाई। इस चीज को इधर ले जाके हम कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस करके, तो हमारे पास ये चीजें रह जाएंगी इतनी, और इसका जो समाकलन करके लिमिट रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 कोस थीटा बाय 2। अब कोस थीटा बटे 2 अपॉन साइन थीटा बटे 2 क्या होता है, कोट थीटा बटे 2 होता है। ये 2 मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे और अपने पास आ जाएंगे एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के जेड स्क्वायर डॉट बी। अब आप जानते हैं कि अगर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 1/mv स्क्वायर हो तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर है बटे में 2 है, तो इसको मैं ई लिख सकता हूँ। वैसे के से भी डिनोट करते हैं लेकिन के हमारे पास पहले से कूलाम कांस्टेंट है तो इसलिए हम ई से यहाँ पे लिख रहे हैं कोट थीटा बटे 2 बराबर ई अपॉन के जेड स्क्वायर डॉट बी। तो ये दोनों ही समीकरण जो है वो संघट प्राचल और प्रकीर्णन कोण में रिलेशन को बताती हैं, ये इनमें रिलेशन होता है। अगर आप ये माने कि यदि b का मान यहाँ पर 0 हो जाए फिर आप देखेंगे कि थीटा का मान 180 डिग्री आता है, यानी अगर संघट प्राचल 0 हो जाता तो जो अल्फा कण था वो 180 डिग्री के मार्ग पर वापस लौट जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी चीजें पढ़ेंगे, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र को आगे और ड्राइव करेंगे। तो तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।